Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FSC 28 पेपर 1 ये हमें डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 10 कंपाउंड्स का लिस्ट आपको दे रखा है और आपको Y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, where Y is number of compounds giving yellow color precipitate on reaction with I2 plus NOH। तो टोटल 10 कंपाउंड्स की लिस्ट में से ऐसे कंपाउंड आपको आइडेंटिफाई करना है जिनका रिएक्शन अगर हैलोजन में I2 से करवाएं बेसिक मीडियम में तो येलो कलर प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन की याद आ रही है। हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, बस C डबल बॉन्डों के साइड में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? CH3। और इसका रिएक्शन अगर आप हैलोजन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो ये जो पार्ट है ये तो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और ये CH3 वाला पार्ट CHX3 हैलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे हैलोजन अपने पास अगर आयोडीन है तो हैलोफॉर्म आपको क्या मिलेगा? CHI3। क्या बोलते हैं इसको? आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म बेसिकली क्या होता है? येलो पीपीटी होता है, एंटीसेप्टिक इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन का यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है और आपको अच्छे से पता है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड दे सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, बस इतना है कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्डो ग्रुप के साइड में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? CH3। तो ये तो आपको पता है कि कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। अब आउट ऑफ दीज 10 कंपाउंड आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कितना ऐसे कंपाउंड है जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैच करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ए ऑप्शन आप देखना, ए ऑप्शन से टोटल जे ऑप्शन तक 10 कंपाउंड्स अपने पास है। मैं धीरे धीरे आपको बता देता हूं कि कौन सा हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। ए एल्डिहाइड है तो ये नहीं देगा क्योंकि इसके साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे नहीं बनाने वाला हूँ। बी आप देखो, बी अपने पास एल्डिहाइड है और ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है, CH3 प्रेजेंट है। सी आप देखो, सी एल्डिहाइड है, नहीं देगा। डी यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली देगा तो नहीं, ये अपने पास क्या दे रखा है? हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल भी बेसिकली आप एल्डिहाइड के जैसे मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड के जैसे ट्रीट कर सकते हो क्योंकि बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो वापस से हाइड्रोलिसिस करके उसका जो कंपाउंड होता है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन आप वापस से बना के देख लो, फिर चेक करना कि हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है या नहीं। जैसे मान लो कि डी वाले में अगर आप देखो तो ये हेमी एसिटल आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा तभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक OH यहाँ पे है और अल्कोहल ने एक बार कंबाइन किया है। अल्कोहल अगर 2 बार कंबाइन करता एल्डिहाइड या कीटोन पे, अल्कोहल अगर 2 बार कंबाइन करता है, 2 बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है तो एल्डिहाइड से बनता है एसिटल और कीटोन से बनता है कीटल। और अगर एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है तो हेमी एसिटल बनता है या हेमी कीटल बनता है। फिलहाल एक ही बार यहाँ पे कंबाइन किया है और इस कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप में पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है अल्कोहल का 1 टाइम, तो क्या मिलेगा आपको? हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल हो या हेमी कीटल हो, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन में आपको बेसिक मीडियम दिया जाता है, बेसिक मीडियम में ये अनस्टेबल होगा, वापस से कार्बोनिल ग्रुप में इसको चेंज कर लो। एक कार्बन पे 2 OH आएंगे तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव कर देना और C डबल बॉन्ड आपने बना दिया। तो बेसिकली हेमी एसिटल से वापस आप क्या बना सकते हो? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज अ कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, बट दिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड विल नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन एज इट डज नॉट हैव CH3 ग्रुप एडजेसेंट टू CHO। तो ये वाला भी नहीं देगा। अब बाकी सभी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। ई वाला नहीं देगा, हेमी एसिटल है लेकिन उसके साइड में CH3 ग्रुप नहीं है। एफ आपके पास अगर देखो तो अगेन हेमी एसिटल है, एफ हेमी एसिटल है और ये भी नहीं देगा। जी ईथर है, बिल्कुल नहीं है। एच अगर आप देखो तो कीटोन आपको दे रखा है और कीटोन में C डबल बॉन्डों के साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है। तो फिलहाल अभी तक तो केवल 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। H तक हम चेक कर चुके हैं। आई आप देखना, आई तो अगेन कीटोन आपको दे रखा है, कीटोन के साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा।
और जे लास्ट, जे में आपको क्या दे रखा है, 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा है। तो 2 डिग्री अल्कोहल भी बेटा यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन देता ही है, ये सब आपको पता है। कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। किस तरीके से ये रिएक्शन दे सकता है, ध्यान से देखना। हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन तक पहुंचा देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, उसको भी ऑक्सीडाइज करवा के एल्डिहाइड या कीटोन तक पहुंचा देगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता। तो 3 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज नहीं किया जा सकता तो 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता। अब बात कौन सी आ गई, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल की। तो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोनिल कंपाउंड बनाना और चेक करना कि कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड और ग्रुप के साइड में अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वहां से हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा, वरना हैलोफॉर्म रिएक्शन वहां पर भी नहीं होगा। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करवाया तो ये अपने पास 2 डिग्री ऑक्सीडाइज करवाने के बाद ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। और कीटोन में C डबल बॉन्डों के साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हैलोफॉर्म रिएक्शन का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है। 1, 2, 3 एंड 4 टोटल 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। हैलोफॉर्म में अपने पास CHI3 बनेगा अगर हैलोजन I2 है, और CHI3 अपने पास होता है येलो कलर प्रेसिपिटेट विच हैज़ अ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए, जे एडवांस में आपको हमेशा क्वेश्चन पे लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लोकस रिएजेंट। तो ये बेसिकली अल्कोहल का क्वेश्चन आ गया। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो लोकस रिएजेंट के साथ उसका टेस्ट किया जाता है। लोकस रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। हैलोजन एसिड की आप रिएक्शन करोगे अल्कोहल के साथ तो हैलोजन एसिड से आपको क्या मिलेगा, H+। हैलोजन एसिड से क्या मिलेगा, H+। अल्कोहल में OH प्रेजेंट होता है। OH will donate its lone pair OH will donate its lone pair to H+, and OH will be converted to OH2+, which is a good leaving group. This good leaving group will leaving behind कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस अटैक करेगा, RCl अल्काइल क्लोराइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन लोकस रिएजेंट से हम करवाएंगे तो अल्कोहल चेंज हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड में। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश किस तरीके से करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ सबसे ज़्यादा आएगा, और इसलिए आप बोलते हो कि इस रिएक्शन में जो अल्काइल क्लोराइड बन रहा है तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा यहाँ पे टर्बिडिटी आपको दिखाई देता है। तो ऑब्जर्वेशन अपने पास क्या आ गया, टर्बिडिटी। ये टर्बिडिटी आपको इंस्टेंट नजर आता है अगर 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल है तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी ऑफ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो टर्बिडिटी 5 मिनट में नजर आएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो बेटा टर्बिडिटी आपको नजर नहीं आएगा, रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। रिएक्शन अगर आपको फिर भी कंप्लीट करवाना है तो इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन होगी, 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड नजर आएगा, टर्बिडिटी नजर आएगा बहुत लंबे समय के बाद। तो 5 मिनट और इंस्टेंट टर्बिडिटी आप याद रखो। इंस्टेंट 3 डिग्री अल्कोहल में, 5 मिनट 2 डिग्री अल्कोहल में। 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है विच इज़ वेरी वेरी स्टेबल, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी हाई। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि इंस्टेंट टर्बिडिटी कौन देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी कौन देता है। तो सीधा आप देख लो 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बने तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन भी 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो जहाँ पर कोई एक ऐसा अल्कोहल हो जिसका HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ रिएक्शन करने से 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनता है,
तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा आएगा, प्रोडक्ट सबसे जल्दी बनेगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी आपको नज़र आएगी। तो सारा अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, सिंपली आपको चेक करके बना देता हूँ कि कौन सा अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। ए नहीं देगा, 2 डिग्री अल्कोहल है। बी नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल है। सी देगा बेटा, क्योंकि सी वाले में बेंजाइल अल्कोहल है और बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। चलो डी पे आ जाते हैं। डी में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल डी में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा। और डी के बाद ई में देख लो, ई में रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल है। एफ में हो नहीं सकता। ब्रिज हेड कार्बन पे जो कार्बोकेटाइन है वो लीस्ट स्टेबल होगा, वो तो बन ही नहीं सकता। जी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के आपको देगा, तो यहाँ पे भी इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा। एच, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे भी इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा। और लास्ट में आई है फिनॉल। फिनॉल के साथ तो लूकस रिएजेंट का रिएक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि फिनॉल में जब OH को OH2+ में आप कन्वर्ट करोगे और OH2+ को लीव करवाओगे, ये OH2+ यहाँ से लीव नहीं करेगा, वरना बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा विच इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। टोटल कितने कंपाउंड अपने पास आ गए? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कंपाउंड्स और टोटल 4 अल्कोहल विच गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी ऑन रिएक्शन विथ लूकस रिएजेंट। केवल इतना याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होना चाहिए। इसका मतलब जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है इस रिएक्शन में, उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन करना है Cl2 हेलोजन से और CHCl3 क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट हमें दे रखा है। 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड है, तो हेलोजन का एडिशन बेसिकली दोनों पाई बॉन्ड पे हो सकता है। और इन्होंने क्या दिया है कि 1,2 एडिशन का प्रोडक्ट आपको बनाना है A, और B और C 1,4 एडिशन के प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। फिर क्या किया कि A जो 1,2 एडिशन का प्रोडक्ट है इसका फर्दर क्लोरीनेशन हमें करवाना है, फर्दर हेलोजन से रिएक्शन करना है। इस बार सॉल्वेंट आपको दे रखा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द फाइनल रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन एक बार मैं आपके लिख देता हूँ। 1,3-ब्यूटाडाइन सबस्ट्रेट है, 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन आप कर रहे हो Cl2 और CHCl3 क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट है। 1 इक्विवेलेंट आप इसे अज्यूम करो क्या करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप इस कार्बन और इस कार्बन दोनों पे ही क्लोरीन प्लस और क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देते हो तो उसको क्या बोलेंगे? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए कि फर्स्ट और फोर्थ पे अगर कर रहे हो तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बेसिकली हमें 2 मिल सकते हैं, तो B और C की बात है। फिलहाल हमें 1,2 एडिशन प्रोडक्ट के साथ ही आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन करवा लेते हैं। हेलोजन का जो एसिड होता है एल्कीन में, हेलोजन से आपको क्या मिलता है? हेलोजन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, हेलोजन माइनस न्यूक्लियोफाइल। हेलोजन प्लस इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन पेयर, एंड व्हेन इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन पेयर अटैक्स ऑन पाई बॉन्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म्स। तो ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना देते हैं Cl प्लस और Cl माइनस। नाउ Cl माइनस विल अटैक मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, इधर अटैक करेगा, इधर से ओपन हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम हैं। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक कार्बन आइटम पर Cl प्लस लगाया, एक कार्बन आइटम पर Cl माइनस लगाया, 1,2 एडिशन के प्रोडक्ट आपने यहाँ पे बना दिए। अब इसके आगे क्या करना है कि अभी भी अपने पास एल्कीन है और एल्कीन पे अगेन Cl2 का एडिशन करना है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको दे रखा है। यहाँ से वापस से आपको क्या मिलेगा? Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। और Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन पेयर पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आपको मिलने वाला है। Cl माइनस अब इधर अटैक करेगा, मार्कोनिकोव एडिशन के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, रिंग इस तरीके से ओपन होगा। तो फाइनली इस कार्बन आइटम पे भी क्लोरीन आ जाएगा
और साइड वाले कार्बन आइटम पर भी क्लोरीन होगा। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो एक सिंगल प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पक्की बात है कि स्ट्रक्चरली तो पूछा नहीं होगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो टोटल इसके स्टीरियो आइसोमर आपको बताना है। तो स्टीरियो आइसोमर अगर आपको काउंट करना है तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये कार्बन काइरल है, ये कार्बन काइरल है, टोटल 2 काइरल कार्बन है, तो 2⁻², 4 स्टीरियो आइसोमर आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल काइरल कार्बन है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है बेटा, तो 4 तो आंसर नहीं आएगा। कितना आंसर आएगा? 3। जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप क्या हो सकती है, RR हो सकती है, RS हो सकती है, SS हो सकती है या SR। RS और SR दोनों सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी अगर आपने कैलकुलेट किया तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 2 काइरल कार्बन को क्या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो टोटल 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। टोटल इसका जो स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट अपने पास बनेंगे वो 3 ही बनेंगे। अच्छा, इधर भी देखो आप वापस से, आप ऐसे सोचो कि सर इन दोनों काइरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है, एंटी एडिशन हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो कि आप यहाँ पे फिक्स करते हो तो फिर आपको नजर आए कि सर एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है। ऐसा थोड़ी कि फ्री कोई काइरल कार्बन है जिसके अबाउट आप यहाँ पे क्लोरीन को ऊपर रख सकते हो, क्लोरीन को नीचे रख सकते हो। दोनों काइरल कार्बन पे क्लोरीन को ऊपर नीचे रख के टोटल 3 कॉम्बिनेशन हम मैक्सिमम बना सकते हैं। तो अगर किसी को लगे ऐसा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होगा क्लोरीन एटम का कार्बन पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे देख लो कि ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, इस पर एंटी एडिशन होगा तो क्लोरीन यहाँ नीचे हो सकता है, तो ये क्लोरीन ऊपर हो सकता है। सिमिलरली अगर ये रिंग आप नीचे बनाते तो क्लोरीन ऊपर से अटैक करता, तो ये इधर नीचे से खुल जाता। तो कुल मिला के बात ये है कि मिडिल वाले कार्बन पे जब आपने एक क्लोरीन अटैच किया तो ये क्लोरीन ऊपर भी अटैच हो सकता है, ये क्लोरीन नीचे भी अटैच हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे एंटी एडिशन करोगे तो इस कार्बन पे क्लोरीन ऊपर भी अटैच हो सकता है, क्लोरीन नीचे भी अटैच हो सकता है, क्योंकि एंटी एडिशन के प्रोडक्ट बनाने तो बेसिकली 2 तो बनाओगे आप। तो सीधी सीधी बात ये निकल के आती है कि मिडिल वाले जो कार्बन आइटम्स है सेकंड और थर्ड के, तो सेकंड और थर्ड कार्बन आइटम पे क्लोरीन ऊपर नीचे कहीं पे भी अटैच हो सकता है। तो टोटल मिला के 3 कॉम्बिनेशंस अपने पास बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर आ जाएगा, टोटल 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन सीक्वेंस। क्वेश्चन 4 पे आ जाता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टॉलरेंस टेस्ट बहुत ही स्टैंडर्ड टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है टॉलरेंस रिएजेंट, कीटोन को नहीं कर पाता है। तो ये तो एकदम जनरल बात हो गई कि एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता है। एल्डिहाइड के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड है जो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, और क्या हो सकता है। एल्डिहाइड से आप क्या बना सकते हो, हेमी एसिटल दे सकता है, हेमी कीटल नहीं देगा, एसिटल या कीटल दोनों नहीं देंगे, या फिर टर्मिनल अल्काइन हो गया, ये भी टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है। सारे कंपाउंड जो आपको चेक कर रखे हैं, सारे कंपाउंड जो लिस्ट में हमें दे रखे हैं, 1 बाई 1 हम सबको चेक करो कि क्या ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएगा या नहीं आएगा। लिस्ट में किसी की बना नहीं रहा हूँ। फर्स्ट अपना है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड एसिड है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है। आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड देता है, कीटोन भी नहीं देता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन जो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, विच इज व्हाट, फॉर्मिक एसिड, ये तो टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है ड्यू टू दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। टॉलरेंस रिएजेंट में आपको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मिलता है, विच इज बेसिकली व्हाट, Ag+ विल ऑक्सीडाइज दिस। तो कार्बन के ऊपर एक और OH लगा दो और Ag+ खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, H2CO3 विच इज व्हाट, H2O+ CO2। फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। फॉर्मेल्डिहाइड देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो देगा, कीटोन नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, और अगला आपको बना के दे रखा है हेमी एसिटल। तो H+ OH-, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 OH आ जाएगा। वाटर रिमूव करने से यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड बन गया, मतलब हेमी एसिटल तो देता ही है, तो वैसे ही पता है। और लास्ट वाला आपको दे रखा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये कीटोन है, ये अल्फा कार्बन, अल्फा पे क्या लगा रखा है, हाइड्रोक्सी।
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देता है। तो टोटल कितने कंपाउंड हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंपाउंड है जो कि टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, टॉलेंस रिएजेंट में Ag प्लस इन सबको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होकर Ag प्लस Ag0 एलिमेंटल सिल्वर में जाता है। तो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको सिल्वर मिरर नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट डू नॉट एग्जिस्ट। तो कुछ 6 स्पीशीज हमें दे रखी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। इन 6 में से जो 5 स्पीशीज है ये बेसिकली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आप MOT यूज़ कर सकते हो। MOT यूज़ करके आप इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आता है या 0 आता है वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है वो स्पीशीज एग्जिस्ट करेगा। और एक लास्ट स्पीशीज आपको अलग से देखना है बेटा, वो ये है। रेस्ट 5 स्पीशीज को तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। H2 HeH माइनस He2 प्लस O2 2 माइनस एंड FeI3 1 2 3 4 लिथियम 2। चलो चेक करते हैं H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो 1s2 होता है और सिग्मा स्टार 1s2 सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s में कितना जाएगा? 0। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, एग्जिस्ट करेगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। 4 तो यही हो गया। अब FeI3 की बात मैं बताता हूँ। FeI3 आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +2 और +3। ये याद रखना, ये बहुत सारी जगह जाएगा। आयोडीन के साथ कोई भी पर्टिकुलर D ब्लॉक का जो एलिमेंट है इसका कंपाउंड आपको बनाना है। इनफैक्ट P ब्लॉक के जो कंपाउंड है उनमें भी आप बना सकते हो। कोई आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयरन का +3 और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। और इसके अलावा एनाइन अपने पास क्या है? I माइनस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस या ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, Br माइनस या I माइनस। इनफैक्ट Br माइनस भी छोड़ दो क्योंकि FeBr3 तो आप बनाते ही हो। आपने ये सब तो पढ़ा ही है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ा बेटा, FeBr2। और बेंजीन के साथ आपके रिएक्शन करवाओगे तो पहले तो क्या बनाओगे? FeBr3 लुइस एसिड प्रिपेयर कर लोगे। Br2 अभी भी आपके पास प्रेजेंट है। ये लुइस एसिड यहाँ से क्या करेगा? Br माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा Br प्लस। नाउ इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस टू गिव ब्रोमोबेंजीन। तो FeBr3 एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। FeI3 की बात है तो ध्यान रखना कि आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3। हायर कौन सा हो गया? +3। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या फंडा है कि ये I माइनस वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अनस्टेबल की बात नहीं है, इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि क्या होगा कि ये जो FeI3 में अगर आपने अज्यूम किया कि Fe3+ है तो उसको I माइनस क्या करेगा बेटा? रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस करके Fe3+ को कहाँ पहुंचा देगा? Fe2+ में। तो Fe2+ का कौन सा कंपाउंड होगा? FeI2। FeI2 एग्जिस्ट करेगा लेकिन FeI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है या CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। इन सब के रीजन आप बता सकते हो। BiI5 एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन BiIF5 ही एग्जिस्ट करता है। बहुत सिंपल सा रीजन है। सिमिलरली PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन PbF4 एग्जिस्ट करता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। Pb का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन के साथ एग्जिस्टेंस नहीं होगा बिकॉज आयोडीन इज अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट विल रिड्यूस Pb4+ to Pb2+। देयरफॉर PbI2 विल एग्जिस्ट बट PbI4 विल नॉट एग्जिस्ट। और PbF4 एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन माइनस इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन माइनस विल नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू Pb4+। तो Pb4+ को कभी Pb2+ में जाने का मौका नहीं मिलेगा। Pb4+ वैसा ही रहेगा, मतलब कि PbF4 एग्जिस्ट करता है। तो ये एक बहुत स्पेशल सा रीज़न है आयोडीन माइनस के साथ जो एग्जिस्टेंस होता है। तो टोटल मिला के आपने यहाँ पे देखा 1 and 2 स्पीशीज दैट डू नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
Arrange the following complexes. Among the following complexes, how many have spin only magnetic moment of 2.83 Bohr magneton? तो 2.83 बोहर मैग्नेटॉन स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट है। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है रूट n इंटू एन प्लस टू, वेर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो रूट n इंटू एन प्लस टू दैट इज इक्वल टू 2.83। सॉल्व करना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो सीधी सी बात यह है कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं कैलकुलेट करो कि कितनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं NiCO4। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीट लिखूंगा यहाँ पे। NiCl4 NiF62 माइनस और NiF64 माइनस, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो NiCO4, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, 18 प्लस 4s2 3d8। सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इनर शेल अपना खाली है। इनर शेल कौन सा हो गया? थर्ड में कौन है? 3s2 3p6 एंड 3d8। 3s2 3p6 तो 18 इलेक्ट्रॉन तक आ जाते हैं, और 3d8 थर्ड शेल में जो 3d सब शेल है वो खाली है, और आपने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं फोर्थ शेल में 4s में। तो बॉन्डिंग में जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है और इनर शेल खाली है, तो सबसे पहले आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को इनर शेल में पहुंचाओ, ताकि इनर शेल को जितना मैक्सिमम फिल किया जा सकता है उतना मैक्सिमम फिल करो और आउटर शेल को खाली रहने दो। इनर शेल में अगर फिर भी कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है तो उस एम्प्टी ऑर्बिटल से फिर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर दिया करो। तो फिलहाल इसमें क्या होगा? 18 प्लस 3d 10 हो गया, 4s 0 हो गया, 4p 0, 4d 0। तो 3d10 में तो कोई d ऑर्बिटल खाली हो नहीं सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 4 खाली ऑर्बिटल आपको चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना है बेटा? Ni2 प्लस है, और 18 प्लस 4s2 3d8 है। 3d8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबकी पेयरिंग करवा देगा बेटा ये। और पेयरिंग करवाने से क्या होगा? 4d ऑर्बिटल तो बढ़ जाएंगे, 1d ऑर्बिटल बचेगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? dsp2। सबको पता है कि 3d8 या 3d9 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ 3d8 और 3d9 में पेयरिंग हो जाता है। इनर d सबशेल का 1d ऑर्बिटल खाली होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है? dsp2 स्क्वायर प्लेनर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। यहाँ पर भी Ni2 प्लस है बेटा, वीक फील्ड एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है। 3d8 है, 4s 0, 4p 0, 4d 0, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ पर ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हाइब्रिडाइजेशन आपको फुली अनफिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होता है, तो अनफिल्ड ऑर्बिटल आपको यहाँ से मिलेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अब आगे आ जाओ, ये सब हटा देगा। NiCl4 2 माइनस, ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड लिगेंड है। Ni2 प्लस है, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर Ni4 प्लस है और वीक फील्ड लिगेंड होता है फ्लोरीन। लेकिन आप ध्यान रखना कि निकल 4 प्लस के साथ निकल का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होता है। निकल के ऑलमोस्ट 90% कंपाउंड है ना +2 में ही आपको मिलेंगे। 10% कंपाउंड जहाँ की एक्सेप्शन हो सकता है, निकल 4 प्लस में प्रेजेंट हो सकता है। और अगर निकल 4 प्लस है तो उसमें ये जो फ्लोरीन माइनस जो कि वीक फील्ड लिगेंड है ना, ये भी एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड वर्क करता है। और यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी क्या हो गया? टोटल लिगेंड अपने पास कितना है? 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। निकल 4 प्लस 18 प्लस 4s2 3d8 होता है। निकल 4s2 3d8 में से 2 हटाए तो 3d6 हो गया। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिए। निकल 4 प्लस का 3d6 4s 0 4p 0 4d 0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो d सबशेल है इसको अच्छे से फिल कर दो। उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ से एम्प्टी ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। वो एम्प्टी ऑर्बिटल आप यूज़ कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है कि निकल 4 प्लस है बेटा, 3d6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है।
तो 3d6 का मतलब क्या होता है कि 3d4 और 3d7 के बीच में पड़ता है। तो 3d4 और 3d7 के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पड़ता है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो पेयरिंग हो जाता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। यहाँ पर एक्सेप्शन है, फ्लोरीन माइनस को SFL ट्रीट करना पड़ेगा। 3d6 में SFL पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा तो बेटा अंदर से 2d ऑर्बिटल खाली मिलेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन अपना क्या आ जाएगा, D2sp3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 0। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। ये एकदम नॉर्मल केस है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है, फ्लोरीन माइनस वीक फील्ड लिगेंड होता है, भर के देख लेना। निकल +2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 18 + 4s2 3d8, तो 18 + 3d8 4s 0 4p0 4d0, 3d8 या d8 d9 और d10 कॉन्फ़िगरेशन में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आपका आंसर आता है हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में sp3d2, क्योंकि जो इनर शेल है, इनर 3d सब शेल है, उसमें कभी भी d ऑर्बिटल आपको एम्प्टी नहीं मिलेंगे। फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करो, आइडेंटिफाई करो कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो लास्ट वाले में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आउट ऑफ दीज 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, 3 coordination complexes have 2 unpaired electron, therefore 2.83 Bohr magneton as spin only magnetic moment। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Among the following list find the number of species which have higher boiling point than H2O। H2O अपने पास एक तरीके से ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, और यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और फ्लोरीन, इन सबके हाइड्राइड्स की लिस्ट आपको दे रखी है। आइडेंटिफाई करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होता है। ये कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब मैं एकदम लिस्ट की तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा ना, तो आपको सीधा सीधा ध्यान आएगा। वैसे कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होता है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो वाटर और वाटर में क्या लग रहा है, एच बॉन्डिंग, बाकी किसी में भी एच बॉन्डिंग नहीं है, तो किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा नहीं आएगा। एच बॉन्डिंग केवल एक ही स्पीशीज़ में प्रेजेंट है, HF में। HF और HF मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग होगा, और HF और HF का जो एच बॉन्डिंग है वो बेसिकली स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेरिजन टू वाटर। लेकिन फिर भी HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, कम, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता ज़्यादा है। एग्जैक्ट डेटा बताऊं, HF लिक्विड होता है, HF का बॉइलिंग पॉइंट आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर लिक्विड होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर में वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन कंपैरिजन टू HF, फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है। तो ऐसा क्यों आता है, इसका रीज़न आपको ऑलरेडी पता है, सब केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा है। H2O, H2S, H2SE, H2TE, CH4, NH3, PH3 और ये HF। इनफैक्ट HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, यहाँ पे क्या है, PH के बाद PSH3, SbH3 और BiH3। ये सारी स्पीशीज़ यहाँ पे क्या है, गैसेस हैं। गैसेस हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से तो कम ही होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है बेटा, लिक्विड। लिक्विड है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, पक्का है वो। ये भी लिक्विड होता है, यहाँ पर H बॉन्डिंग कैसा हो सकता है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। तो सबसे पहले तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम द लिस्ट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर देन 0 कंपाउंड्स। किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा नहीं है, बाकी सब तो गैसेस हैं ही सही। HF केवल एक लिक्विड है जिसमें H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बावजूद भी HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से कम आएगा। तो रीज़न क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फैक्टर है इसके पहले होना चाहिए नंबर ऑफ H बॉन्ड्स। तो जब वाटर की स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास जो बाकी के वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, पर वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना H बॉन्ड्स बन सकते हैं, 4।
और HF में मैक्सिमम H बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं 2. तो नंबर ऑफ H बॉन्ड्स विल बी हायर इन केस ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ H बॉन्ड्स इज द प्राइमरी फैक्टर इन डिसाइडिंग बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल. स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले क्या देखना पड़ेगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो वाटर में पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, HF में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं. इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और HF का कम होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 0. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. From the following data that were obtained at a certain temperature for the decomposition of ammonia in the contact with tungsten. अमोनिया NH3 को डिकम्पोज कर रहे हैं. NH3 को डिकम्पोज करने से वापस से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगा. कैटलिस्ट आपको दे रखा है टंगस्टन. अब आपको क्या पता करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और डेटा आपको क्या दे रखा है कि अमोनिया जो आपका रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर आपको डिफरेंट दे रखा है और उस इनिशियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ अपने पास क्या क्या हो सकती है. तो बेसिकली एक ऐसा डेटा दे रखा है जिसमें हाफ लाइफ मेथड आपको लगाना पड़ेगा और इस रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है. रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने पास कौन है, अमोनिया. रिएक्टेंट कौन है, अमोनिया. और अमोनिया की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अमोनिया गैस है तो उसका इनिशियल प्रेशर दे रखा है. विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट इनिशियल प्रेशर डिफरेंट हाफ लाइफ इज गिवन. कितना आसान सा क्वेश्चन है. इनिशियल प्रेशर आपके पास डिफरेंट क्या क्या है, जैसे कि 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया. हाफ लाइफ कितना हो गया, 3.64, 1.82 एंड 0.91. ये प्रेशर है, ये हाफ लाइफ है. टी हाफ लाइफ क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n-1. गैस है तो PV इक्वल टू nRT, n/V इंटू RT. टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन n/V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो जो कॉन्सेंट्रेशन का काम है वो बेसिकली यहाँ पे इसका प्रेशर भी कर सकता है. अमोनिया का जो इनिशियल प्रेशर है आप यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं, तो P0 रेज़्ड टू पावर n-1 ऐसा कुछ फॉर्मूला बन सकता है. इनिशियल प्रेशर जब 50 है तो अपने पास हाफ लाइफ कितना है, 3.64. और इनिशियल प्रेशर जब 100 है तो हाफ लाइफ कितना है बेटा, 1.82. डिवाइड कर दो 100/50 रेज़्ड टू पावर n-1, 2 रेज़्ड टू पावर n-1 बच गया ये, दैट इज इक्वल टू 2, n-1 इज इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2. तो ये जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन है टंगस्टन मेटल के ऊपर, जब अमोनिया टंगस्टन मेटल के कांटेक्ट में आता है हाई टेम्परेचर पे तो अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाता है. तो ये जो भी अपने पास डिकम्पोजिशन है इस डेटा के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 9. इन अ ट्रंकेटेड क्यूब फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजेस. बहुत ही सिंपल आंसर है. और फिल योर आंसर एज अ सम ऑफ डिजिट्स टिल यू गेट सिंगल डिजिट आंसर. तो जो भी अपना आंसर मिलता है ना उसमें जितने भी डिजिट है सबका सम करते रहो जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ जाता. ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानो, और क्यूब आपको पता ही है. ट्रंकेटेड का मतलब होता है कि किसी भी 3D ज्योमेट्री में जितने भी कॉर्नर्स हैं ना उन कॉर्नर्स को कट कर दो. तो कॉर्नर्स को कट करेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एजेस क्रिएट होगा. टोटल एजेस मिला के आपको काउंट करना है और जो भी काउंट किया आपने वो आपका फाइनल आंसर है. फिलहाल आपको पता है कि एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस तो है ही सही. ट्रंकेटेड जब आप इसको कट करोगे तो क्या होगा बेटा, ये कॉर्नर है बेसिकली इस तरीके से, और जब आप इसको कट करोगे तो ये एजेस तो कौन सी है, ऑल्ड. किसी भी कॉर्नर को आप देखो इस तरीके से आपको नजर आएगा सारे के सारे एंगल 90-90. और ये एजेस अपने पास क्यूब की कौन सी पुरानी एजेस है. कॉर्नर को कट करने से क्या होगा बेटा, नई एजेस यहाँ पे क्रिएट होंगी. 1 2 3 एक ट्राइंगल क्रिएट होगा, 3 एजेस. तो नई 3 एज यहाँ पे क्रिएट होने वाली है. टोटल क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर कट करेंगे तो 8 या 24, 24 एजेस न्यू क्रिएट होगा. पहले से अपने पास 12 एजेस है, टोटल कितना हो गया 36 एजेस. अच्छा क्या बात और देखो कि कॉर्नर को जब आप कट करोगे ना तो कॉर्नर पे ये जो अपने पास शक्ल बनेगी, ये जो स्पेस बनेगा एक ऐसा बनेगा, ट्रायंगुलर स्पेस है, ट्रायंगुलर फेस यहाँ पे बनेगा.
तो टोटल ट्राइंगुलर फेस जो अपने पास नए क्रिएट होंगे वो ट्राइंगुलर फेस कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर को कट करने से 8 ट्राइंगुलर फेसेस क्रिएट होंगे। ट्राइंगुलर फेसेस का एज कितना होता है 3, 8 फेसेस से कितने एजेस आएंगे 24 + 12 पुरानी एजेस से टोटल कितना हो गया 36। अब 36 में 3 + 6 कितना होता है 9, 9 यूजर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एंड आइस आर एट इक्विलिब्रियम एट 1 atm प्रेशर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर पे वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन फॉर आइस इज किलोजूल पर मोल। आइस का जो फ्यूजन होता है इसके लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन आपको निकालना है किलोजूल पर मोल में। डेटा आपको क्या दे रखा है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, गिवन दैट freezing of water at 1 atm and 273 Kelvin, delta S entropy change is -20 joule Kelvin per mole, and fill your answer as sum of digits excluding decimal places till you get single digit answer। तो single digit answer जब तक नहीं मिल जाता तब तक आपको digits का sum करते रहना है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आइस जब मेल्ट होता है तो बेसिकली H2O सॉलिड दैट इज इक्वल टू H2O लिक्विड। ये अपने पास फेस ट्रांजिशन का रिएक्शन है, और फेस ट्रांजिशन का जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे अज्यूम करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर वहाँ पे होता ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो उसको क्या बोल सकते हैं मेल्टिंग, या लिक्विड से सॉलिड जा सकते हो तो उसको क्या बोल सकते हैं फ्रीजिंग। तो ये जो अपने पास इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है, और इस फेस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या होगा फ्यूजन। तो एंथैल्पी चेंज का नाम क्या हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करो भाई। इक्विलिब्रियम पे होता है बेटा ये। टेम्परेचर आपको दे रखा है 273 केल्विन, और प्रेशर आपको एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होगा कि किसी भी एक्वस स्पीशीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए। सॉलिड और लिक्विड का तो जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिविटी है वो 1 कंसिडर किया जाता है। गैशियस स्पीशीज है तो उसका प्रेशर 1 atm होना चाहिए या 1 बार, दोनों ले लो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे स्टैंडर्ड है तो 1 बार होना चाहिए और नॉर्मल है तो 1 atm होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि स्टैंडर्ड स्टेट आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm या 1 बार, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। स्टैंडर्ड स्टेट आपको दे रखा है, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन है फेस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा, डेल्टा जी 0 होता है। डेल्टा जी मतलब नॉर्मल स्टेट पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। फिलहाल आपको स्टेट ही कौन सा दे रखा है, स्टैंडर्ड स्टेट दे रखा है, तो उसमें आपकी क्या गलती है। स्टैंडर्ड स्टेट पे जो डेल्टा जी आप कैलकुलेट करोगे वो डेल्टा जी कौन सा कैलकुलेट होगा, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट होगा। बाय डिफॉल्ट डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट होगा, एंड दैट डेल्टा जी नॉट शुड बी इक्वल टू 0 एट ए स्टैंडर्ड स्टेट फॉर अ इक्विलिब्रियम सेटअप। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया टी डेल्टा एस नॉट। टी कितना दे रखा है 273 केल्विन, और डेल्टा एस आपको कितना दे रखा है -20 जूल पर मोल पर केल्विन। अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है। ये जो डेल्टा एस आपको दे रखा है स्टैंडर्ड स्टेट पे, ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर के फ्रीजिंग ऑफ वाटर के लिए दे रखा है। फ्रीजिंग मतलब लिक्विड से कहाँ जाना सॉलिड, इसके लिए डेल्टा एस आपको कितना दे रखा है स्टैंडर्ड स्टेट पे -20 पर मोल पर केल्विन। तो सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन ऑफ के लिए कितना हो जाएगा डेल्टा एस नॉट जस्ट इसका ऑपोजिट +20 जूल पर मोल पर केल्विन। तो +20 बेसिकली आपको यहाँ पे यूज़ करना है, यूज़ करना भी था, क्योंकि आपको बताइए कि सॉलिड से लिक्विड अगर लेके जाना है फ्यूज़न करना है तो फ्यूज़न इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो -20 यूज़ नहीं करना है, +20 यूज़ करना है। कितना हो गया बेटा ये, हाँ 0 तो है, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये जूल आ गया बेटा पर मोल, किलो जूल पर मोल में कितना होगा 5.46 किलो जूल पर मोल,
ठीक है, ये तो अपना आंसर हो गया डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर। अब आगे देखो आंसर आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। फिल योर आंसर एज सम ऑफ द डिजिट्स एक्सक्लूडिंग डेसिमल प्लेसेस, इनको हटा दो। तो अपने पास यहाँ पे जो भी डिजिट्स है उनका सम करना है, तो यहाँ पे डिजिट अपने पास क्या है 5, 5 का सम कितना हो गया 5, ये आंसर फाइनल है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10 था, इसका आंसर हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका रिएक्शन करना है ETO माइनस Na+ और मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो बेसिकली 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड आपको दे रखा है जिसकी रिएक्शन करनी है इथॉक्साइड आयन से। इथॉक्साइड आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कोक्साइड आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से करेंगे तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट ही आएंगे। ये सब कहाँ पढ़ रखा है बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या होता है RO माइनस प्लस R-X। अगर ये RO माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या प्रोडक्ट आपको मिलता है, ईथर फॉर्मेशन। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, SN2 रिएक्शन हुआ है। ऐसा कब होता है, जब अल्काइल हैलाइड गैसा हो 1 डिग्री। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड आपको क्या दे रखा है 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो ये क्या हो जाता है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो एज अ बेस एक्ट करता है और बेसिकली एलिमिनेशन E2 होता है। E2 के प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाता है, एल्कीन। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। सेटजेफ प्रोडक्ट आपको बनाना, जहां पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा के एडजेसेंट में क्या होता है, बीटा कार्बन। 1 2 3 साफ साफ दिख रहा है कि बीटा 1 या बीटा 2 से जो प्रोडक्ट बनाओगे वो दोनों सेम ही होंगे, और बीटा 3 से जो बनाएंगे वो अलग होगा। बीटा 1 या बीटा 2 से जो बनाओगे दैट विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो बेसिकली ये मेजर प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि E2 रिएक्शन में आपको आंसर क्या मिलता है, सेटजेफ एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फाउंड इन मेजर अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। अब 12 कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालीन का रिएक्शन आपने किया है Na2 प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको दे रखा है। Na2 प्लस HCl, एनालीन इज अ प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन है, क्या बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होता है, स्टेबल। N2 प्लस इज बेस्ट लीविंग ग्रुप, N2 प्लस इज बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो समझा ही रखा आपको कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का जो सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन ये होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट सबसे पहले तो प्रिपेयर कर लो जिसमें N2 बेस्ट लीविंग ग्रुप है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ, लीविंग ग्रुप हट जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आंसर मिलेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN माइनस, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा साइनो बेंजीन, या इसको और क्या बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या और क्या बोल सकते हैं बेंजोनाइट्राइल। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा और सेकंड टाइम बेंजोनाइट्राइल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, वो RM2 में आपको ऑलरेडी बता रखा है। फिनॉल की रिएक्शन आपको करनी है Br2 वाटर से, बेसिक मीडियम आपको दे रखा है, और फिनॉल के पैरा पे आपने एक सब्स्टिट्यूट कर रखा है SO3H। अब तो याद आई क्या होगा, फिनॉल में क्या होता है बेटा, बेसिक मीडियम है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, OH माइनस विल एक्सट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन, फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू OH। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है Br+, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। ट्राई सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको मिलते ही हैं, बाद में हाइड्रोलिसिस कर देना तो O- के ऊपर H+ आ जाएगा, तो फिनॉल बरकरार रहेगा। आंसर मिल जाएगा ट्राइब्रोमोफिनॉल, एक येलो प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली ये। अब बात क्या होती है कि इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, SO3H पैरा पोजीशन को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो आपको क्या दिखेगा कि केवल 2 ऑर्थो पोजीशन ऐसी है जो खाली है, खाली नहीं है, बेसिकली वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है।
और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में किसी कार्बन आइटम पे इलेक्ट्रोफाइल तो अटैच होता है और अगले स्टेप में वहाँ से H+ लीव करता है। H+ सब्स्टिट्यूट्स, कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई अल्काइल ग्रुप वहाँ से लीव करता है, जैसे कि CH3+ लीव करे, आइसोप्रोपाइल प्लस लीव करे, प्रोपाइल प्लस लीव करे, इथाइल प्लस लीव करे, या NO2+ लीव करे, Br+ लीव करे, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल तो अटैच होता है और अगली स्टेप में H+ लीव करता है, और H+ को लीव करवाने के लिए आपको क्या लगता है, बेस। तो सेकंड स्टेप में बेस का रोल होता है। यहाँ पे क्या है कि पैरा पोजीशन पे SO3H अटैच्ड है, तो ऑर्थो और ऑर्थो पे डाई सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगा क्या, पैरा में से SO3H हटा के ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। आपको समझा रखा है कि सल्फोनेशन जो है, या बेंजीन के ऊपर जो सल्फोनिक एसिड होता है, SO3H लीव कर जाता है, जैसे H+ लीव करता है वैसे SO3H+ भी लीव कर सकता है, क्योंकि डीसल्फोनेशन बहुत इजीली होता है। और इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच है, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच करो और ग्रुप को निकाल दो। ग्रुप मतलब अदर देन हाइड्रोजन, जहाँ ग्रुप प्रेजेंट है वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करो और ग्रुप को निकाल दो। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल इन केस ग्रुप अटैच्ड इज SO3H, COOH और टर्शियरी ब्यूटाइल। इन तीनों केसेस में इप्सो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो आप एक तरीके से इस पैरा पोजीशन को भी वैकेंट ही कंसिडर करो, तो आपको बेसिकली ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बेटा। आइडेंटिफाई अल्कीन्स विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स अ रासायनिक मिक्सचर। तो अल्कीन आपके पास है और हाइड्रोजनेशन करना है, हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन होता है। हाइड्रोजनेशन करने के बाद आपको दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए, दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में मिलने चाहिए, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो। तो इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स, दैट प्रोडक्ट मिक्सचर विल बी कॉल्ड रासायनिक मिक्सचर। तो ऐसा कहाँ पे हो सकता है, इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये कायरल कार्बन तो नहीं बन रहा है बेटा, पहला हटाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेकंड। हाइड्रोजनेशन करोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई कायरल कार्बन नहीं बनेगा, कोई दो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगला MEME हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो H ये वेस्टेज में लगा रखा MEME, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और CH3 नीचे आ सकता है तो H ऊपर आ सकता है। ये कार्बन तो यहाँ पे कायरल बनेगा, और कायरल बनेगा तो बेसिकली ये मिरर इमेज आएगा, दोनों मिरर इमेज एकदम इक्वल अमाउंट में मिलेगा। हाँ, CH3 है, H है, इधर जाओगे तो डिफरेंट है, इधर जाओगे डिफरेंट है, तो ये कार्बन यहाँ पे कायरल बनेगा। तो इस कायरल कार्बन के अबाउट दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको बेसिकली एक रासायनिक मिक्सचर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 भी आप चेक कर लो। इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये इथाइल बन जाएगा। तो इथाइल बनने से बेटा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, वहाँ पे तो वैसे भी अगर मिथाइल और हाइड्रोजन जो लगा के रखा है वेज और डैश पोजीशन पे फिक्स करके रखा है, अगर वो कायरल कार्बन है तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, सॉरी उसकी इंपॉर्टेंस है, और कायरल कार्बन नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप देख लो फाइनल प्रोडक्ट में ना तो ये कोई कायरल कार्बन बन रहा है, और जहाँ पर रिएक्शन हुआ था वहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन जनरेट नहीं हो रहा है। बेसिकली एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, एनेंटियोमेरिक पेयर आपको नहीं मिल सकता, रासायनिक मिक्सचर आपको नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 15, अल्कोहल और एसीटोन, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन इज सेपरेटेड बाय। अगर आपके पास अल्कोहल और एसीटोन का मिक्सचर दे रखा है तो आप इसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये अल्कोहल या एसीटोन, कोई भी अल्कोहल कोई भी एसीटोन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं जो एक से रिएक्शन कर सकता है, दूसरे से नहीं कर सकता। तो एक से जो रिएक्शन कर लेगा उसके ऊपर आप इंडिकेट कर देना कि अल्कोहल या एसीटोन है, और बाकी दूसरे के ऊपर फिर अल्कोहल या एसीटोन दोनों में से एक इंडिकेट अपने आप ही हो जाएगा। पहला क्या है, NaHCO3 के साथ एक्सट्रैक्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ना तो ये टेस्ट देता है ना ये टेस्ट देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन टेस्ट देता है, N कार्बोक्सिलिक एसिड,
और एनी एसिड विच इज हाईली एसिडिक इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ORM1 में पढ़ा है। तो एक्वस NaHCO3 से नहीं चलेगा, एक्वस NaOH से भी चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अल्कोहल इज नॉट सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। वाई? क्योंकि अगर आप इसे एक्वस NaOH में सॉल्युबल करोगे तो क्या बनेगा? O माइनस Na प्लस, और OH माइनस ने अगर H प्लस खा लिया तो वाटर। यहाँ प्रोडक्ट में एसिड कौन बनता है? वाटर। और रिएक्टेंट में एसिड कौन होता है? अल्कोहल। अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, देयरफॉर दिस रिएक्शन विल नॉट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सिग्निफिकेंटली। दिस विल नॉट बी सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, और दिस इज अगेन नॉट सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। इससे भी नहीं होगा। थर्ड आ जाता है NaHSO3 टेस्ट। तो इससे हो जाएगा बेटा NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड किसके काम आता है? एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब एल्डिहाइड पे अटैच करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो उससे जो प्रोडक्ट आपको मिलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केवल कहाँ हो पाता है? एल्डिहाइड में हो सकता है और मिथाइल कीटोन में हो सकता है। इसके अलावा जितने भी बल्कि कीटोन है ना, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है। तो फिलहाल आपके पास क्या है? मिथाइल कीटोन ही तो है, एसीटोन। तो इसके साथ तो इसका एडिशन होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन PPT आपको मिलेगा, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। इसके साथ बेसिकली आप चाहो तो एसिड बेस करवा सकते हो, लेकिन एसिड बेस का जो रिजल्ट है अगेन वो अनफेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। तो कीटोन के साथ तो व्हाइट PPT ये दे देगा, सॉरी एक क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेसिकली, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अल्कोहल और एसीटोन के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। और लास्ट क्या है? टॉलरेंस टेस्ट। अल्कोहल टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है और कीटोन भी टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, तो इससे भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। 16 पे आ जाओ। रिड्यूसिंग शुगर विच इज एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस मतलब 6 कार्बन होने चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, और जितने भी रिड्यूसिंग शुगर आपको दे रखे हैं ये सब साइक्लिक फॉर्म में दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना है बेटा? थर्ड और फोर्थ तो सीधा दिख रहा है। थर्ड इज नॉट एल्डोहेक्सोस, क्योंकि हर कार्बन पे OH ग्रुप नहीं लगा रखा है। एल्डोहेक्सोस हो या एल्डोकीटोस हो, जो भी है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन पे तो अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है और बाकी सब कार्बन पे OH अटैच्ड होते हैं। तो थर्ड हटा दो, फोर्थ आपको सीधा सीधा कीटोस दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड में आप हाइड्रोलिसिस करवा के देख लो। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद पहले वाले में तो एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा और दूसरे वाले में कीटोन बनेगा। तो जो दूसरा वाला है वो क्या आ जाएगा? कीटोहेक्सोस आ जाएगा, पहला वाला क्या आएगा? एल्डोहेक्सोस। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17, XeF6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये बेसिकली नोबल गैसेस वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। XeF2, XeF4 और XeF6, इन तीनों के हाइड्रोलिसिस पे प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? इन तीनों रिएक्शन को एकदम अच्छे से याद करके रखना है, पक्का याद करके रखना है, भूलना ही नहीं है कभी। XeF6 सारे फ्लोरीन यहाँ पर रिप्लेस कर देगा वाटर, सारे फ्लोरीन लीविंग ग्रुप को हटा देगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस लगेगा। तो सारा जब मान लीजिए कि 6 टाइम न्यूक्लियोफाइल F माइनस यहाँ से रिमूव कर दिया तो 6 टाइम OH आ गया। 6 टाइम OH अगर आ गया तो 6 OH में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना तो 3 टाइम्स डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलता है? XeO3 + 6HF। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक। मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं। मेटल्स का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए और नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद तो ये सब खुद कर ही सकते हो आप। मेटल्स के जो ऑक्साइड आपको दे रखे हैं उसमें सारी की सारी मेटल्स आपको जो दे रखी है वो D ब्लॉक की हैं। तो पहला तो क्या हो गया बेटा? V2O5, वैनेडियम क्रोमियम Mn। तो वैनेडियम क्रोमियम Mn में मेटेलिक कैरेक्टर में उतना ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। D ब्लॉक में ये जो सीरीज़ होती है 3D सीरीज़, इस 3D सीरीज़ के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ बेसिकली थोड़ा सा और आगे जाके कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। वैनेडियम का जो कंपाउंड है वो V5+ का है, क्रोमियम का जो कंपाउंड है वो क्रोमियम 3+ का है, Mn का जो कंपाउंड है Mn2+ का और एक MnO2।
वो Mn4+ का। जितना ज़्यादा कैटाइनिक चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो उनके ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। आपको क्या देखना है, मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक के लिए मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि उनके ऊपर कैटाइनिक चार्ज कम होना चाहिए। तो Mn2+ अपने पास मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल Mn का जो ऑक्साइड होगा वो यहाँ पे इन चारों के कंपैरिजन में सबसे बेसिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। टिन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस। तो ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टिन की रिएक्शन अगर HNO3 से करते हैं, HNO3 आपको डाइल्यूट दे रखा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली वाला जो चैप्टर है एक बार उसको देख लेना। HNO3 नाइट्रिक एसिड की काफ़ी सारी रिएक्शंस आपने देखी है, वापस से जाके एक बार चेक कर लेना कि नाइट्रिक एसिड एसन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्शन होता भी है या नहीं होता। तो ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको वापस से जाके चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता है। इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स Ma2B2 एंड Cd टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन में एक बार बना देता हूँ। Ma2B2Cd, इसके पहले कौन आएगा वैसे अगर देखा जाए तो Ma2B2Cd। इसके लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा आप ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर बनाओगे। प्रोसेस बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो आप इसकी टोटल ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज़ बनाते हो, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज़, और हर किसी ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी में फिर चेक करते हो कि वो जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने बनाया है वेदर इट हैज़ POS और COS और नॉट, और वेदर इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, आंसर आप बता सकते हो। आंसर बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो बेटर है कि आप इसको याद रखो। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया ही रखा है कि आप ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाना शुरू करो एकदम शुरुआत से। Ma6 और लास्ट में क्या आएगा, MABCDEF यहाँ तक आएगा। इन सब में आपको याद करवा रखा है कि हर किसी में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं, और अगला कॉलम आपको बता रखा है कि इन टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से कितनी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है उसको 2 बार काउंट करना है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है उसको 1 बार काउंट करना है, और फिर बाद में जब इनका सम कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको मिलेंगे। तो एकदम मतलब कि सही क्वेश्चन है, अगर आप इसको यही करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बेहतर है कि आप याद करके रखो। तो देख लेना आपने एक बार नोट्स में कि Ma2B2Cd के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल हैं। 21 पे आ जाओ। Which of the following pair of species is correct for the indicated property? तो टोटल 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पेयर ऑफ स्पीशीज आपको दे रखा है, इंडिकेटेड प्रॉपर्टी है, एक ऑर्डर आपको दे रखा है। इंडिकेट आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इंडिकेशन आपको दे रखा है ग्रेटर देन और लेस देन का अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सही है कि नहीं है। पहला क्या है, NO2- और NO3-। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर, तो बेटा यहाँ दोनों में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स तो बनेंगे। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2+1 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। यहाँ पर 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो पहला जो है वो तो गलत है। इस तरीके से आप सारे चेक कर सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने कर रखे। सेकेंड है O2 से O2-। ये अपने पास मैग्नेटिक मूवमेंट, O2 में तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे आप फिल कर लेना MOT से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 0 या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 1। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा √3। सेकंड भी गलत है। थर्ड ICl4- XeF4, ICl4- XeF4। तो जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी है, बाकी के 8-4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर बनेगा। सिमिलरली आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। आउट ऑफ दो 7 इलेक्ट्रॉन 4 electrons are busy in forming a sigma bond with chlorine, 3 electrons are there.
नेगेटिव की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो 3 + 1 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स 2 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड sp3d2 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आइसो स्ट्रक्चरल दे रखे हैं ये दोनों, तो बिल्कुल सही है। लास्ट वाला आपके पास क्या है कि निकल के कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, निकल 2+। पहला निकल का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया लिगेंड के साथ, और सेकंड निकल का कॉम्प्लेक्स है EN इथाइलिन डाइअमाइन लिगेंड के साथ। तो अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट ज़्यादा दे रखा है, बिल्कुल गलत है बेटा। जो इथाइलिन डाइअमाइन है, जो बाइडेंटेड लिगेंड है, जहाँ से अपने पास बेसिकली कीलेटिंग रिंग बन सकता है, उसी लिगेंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसी में अपने पास जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा आती है। तो NiEN होल थ्राइस 2 पॉजिटिव का जो डेल्टा नॉट है वो ज़्यादा आना चाहिए इन कंपैरिजन टू NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर हो गया ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। इन P4S10 नंबर ऑफ 3d पाई 2p पाई बॉन्ड्स आर। जैसे P4O10 होता है ना, वैसे P4S10 ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा दिया। तो पाई बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 3d पाई 2p पाई P4S10। यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस है। P4 फॉस्फोरस P4O10 के जैसा स्ट्रक्चर है। आप एक पे ध्यान दो, डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस सब जगह पे है। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर है नहीं, sp3। फॉस्फोरस पे ध्यान दो बेटा। पहले ये आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि जो 4 सिग्मा बॉन्ड है उसमें कौन से ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। उसके अलावा जो प्योर p ऑर्बिटल बचेंगे या जो प्योर d ऑर्बिटल बचेंगे वो सल्फर एटम के साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो चेक करते हैं। फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे, जबकि बॉन्ड कितने बनाने हैं, 5। तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। थ्री P3 और 3d1 आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये सब कंबाइन होकर क्या बना देंगे, 4 ऑर्बिटल। उनका नाम क्या होगा, sp3। वो sp3 सल्फर के साथ क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो एक d ऑर्बिटल बताया। फॉस्फोरस विल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d 3d ऑर्बिटल, और ये क्या बनाएगा बेटा, पाई बॉन्ड। तो फॉस्फोरस तो आपको क्या देगा, 3d पाई ऑर्बिटल देगा। सल्फर का आप हाइब्रिडाइजेशन देख लो, सॉरी सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, 16 पे आता है ना। तो सल्फर कितना हो गया बेटा, 1s2 2s2 3s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो 3p4 में अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फॉस्फोरस के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 3p4 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और तो 3p का ही ऑर्बिटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 3p का ही प्योर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। तो सल्फर वाला कौन सा देगा, 3p। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3d पाई 3p पाई। इस टाइप के पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। आपसे कौन सा पूछा है, 3d पाई 2p पाई। तो इस टाइप का पाई बॉन्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही नहीं। इस टाइप का पाई बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, P4O10 में, क्योंकि O एटम अपने पास सेकंड शेल का होता है, जिसकी आउटर मोस्ट शेल सेकंड होती है, और वहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है, 2p। तो 2p के ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे। तो पाई बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन तो देगा 2p और फॉस्फोरस देगा 3d। यहाँ पे फॉस्फोरस क्या दे रहा है, 3d दे रहा है, और सल्फर क्या देगा, 3p। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेंगे दैट विल बी 3p पाई एंड 3d पाई। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 0 नंबर ऑफ सच बॉन्ड्स which are indicated in this particular question. Question number 23. Select correct order. Correct order. ये अपना पीरियोडिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर आपको देखना है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखना है, हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर देखना है। सारे ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे।
थोड़ा लॉजिक भी यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन नहीं किया है, एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद क्या बन गया, यूनी पॉजिटिव कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन यहाँ पे किया है। तो सबसे पहला तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+ इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ K+। चेक कर लेता हूँ बेटा, Na+ का कितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि Na से Na+ बनाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ K, विच इज इक्वल टू, और नेगेटिव सामने लगा दो, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Na+ या K+, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ K+। तो कंपैरिजन तो हो जाएगा बेटा यहाँ से। सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम से नीचे पोटेशियम आता है, नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, तो अगर 100 एनर्जी देनी पड़ेगी तो यहाँ पे 200 देनी पड़ेगी, 50 ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाने पर कम होती है। इधर से देना पड़ेगा, इधर से रिलीज होगा, इधर कितना रिलीज होगा बेटा, 100 रिलीज होगा, इधर कितना रिलीज होगा, 50। इक्वेशन वही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम और पोटेशियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस। तो इधर से कितना एनर्जी रिलीज होगा, 100, इधर से कितना एनर्जी रिलीज होगा, 50। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पास ज़्यादा किसकी आएगी, Na+ की, और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी आएगी, सोडियम की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+ शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ K+। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको गलत ही दे रखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा अपना पॉजिटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होता है, पॉजिटिव, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देना पड़ता है। आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ से कितना एनर्जी रिलीज होगा, 100, यहाँ से कितना रिलीज होगा, 50। तो इसको क्या बोलेंगे, -100, इसको क्या बोलेंगे, -50। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज़ करोगे तो इसको केवल क्या बोलेंगे, 100, और इसको केवल क्या बोलेंगे, 50। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+ शुड बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ K+। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेलेनियम एंड ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, 2p सीरीज और 3p सीरीज, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, कम, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक जो एक्सेप्शन आता है वो आपको पता है कि 2p सीरीज से एक्चुअली में 3p सीरीज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे ज़्यादा दे रखा है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद तो रखना ही है कि सेलेनियम का एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर से तो कम होता है लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत है। थर्ड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो सबसे पहले तो सल्फर क्लोरीन, ये क्या है, P4, ये क्या है, P5। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होगा, कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। एक्सेप्शन कहाँ आता है, P3, P4 में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करो तो किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करें तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन आप हटा दो, अब ये क्या हो गया बेटा, P3, ये क्या हो गया, P4। अब यहाँ से अगर आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बेटा किसके लिए ज़्यादा होगा, सल्फर के लिए, बिकॉज सल्फर विल हैव अ P3 कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन फॉर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब फोर्थ पे आओ, साइज ऑफ एल्यूमिनियम 3+ एक्वस और Mg2+ एक्वस, तो किसका ज़्यादा दे रखा है, Mg2+ का। गलत है बेटा, एक्वस मतलब हाइड्रेटेड साइज। जो कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होता है, ये जो एनायन जितना ज़्यादा छोटा होता है, आयन जितना ज़्यादा छोटा होगा हाइड्रेटेड साइज उतनी बड़ी होगी। तो आयन छोटा कौन सा है, एल्यूमिनियम 3+, इसी का हाइड्रेटेड साइज क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर हो जाएगा अपने पास थर्ड ऑप्शन। 24 पे आ जाओ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ
times required for a first order reaction to achieve 99.9% level of completion. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको 99.9% कंप्लीट करना है, तो कितना टाइम लगेगा? ये टाइम आपको किस में निकालना है? हाफ लाइफ के कंपैरिजन में निकालना है कि कितनी हाफ लाइफ स्पेंड करनी पड़ सकती है, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, इस तरीके से। हाफ लाइफ क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 डिवाइडेड बाई के, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ln C नॉट डिवाइडेड बाई ct विच इज इक्वल टू kt। कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है? जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाए। तो C नॉट अगर आप 100 मान लो तो 99.9% कंप्लीट हो जाए, मतलब कि 99.9 ऑफ 100 दैट मीन्स 99.9 इतना रिएक्टेंट तो खर्च हो जाए, तो कितना बचेगा? 0.1 बचेगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? ln 1000 ln 10⁻³ विच इज इक्वल टू k इंटू टी 99.9%। 3 ln 10 कितना हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 2.303 और k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। उसको क्या बोलते हैं? 2.303 इंटू ln 2 सॉरी log 2। log 2 कितना होता है? 0.3 के करीब होता है, 0.3010। तो ये अगर आप डिवाइड करोगे तो t 99.9% इज इक्वल टू टी हाफ मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा? ये 3 डिवाइडेड बाई 0.3010, मतलब वेरी वेरी क्लोज टू 10 आएगा। ऐसे आएगा 9.999। तो या तो 9 हाफ लाइफ होती है या 10 हाफ लाइफ होती है। आपका आंसर आ रहा है या तो हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? 9 हाफ लाइफ या कितनी होगी? 10 हाफ लाइफ। 9.99 हाफ लाइफ क्या होती है? ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन आंसर आपका आएगा 9.99। तो यहाँ से आप सोचो इतना टाइम चाहिए आपको, तो ये 99.99% कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। इससे अगर कम टाइम लोगे, 9 हाफ लाइफ में तो कम टाइम होगा और कम टाइम में उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इससे जस्ट अगली हाफ लाइफ है, तो वो कितना हो गया? 10 हाफ लाइफ, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 1-2 सेकंड की बात ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम में तो वो रिएक्शन जो है 99.9% कंप्लीट हो ही जाएगा। टोटल आपको 10 हाफ लाइफ लगेगा, जो कि बेसिकली थोड़ा सा ही कम आता है, 9.98 मान लो, लेकिन आप उसको क्या ट्रीट कर सकते हैं कि टोटल 10 हाफ लाइफ लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। When 100 ml of 0.2 molar KOH is mixed with 100 ml of 0.2 molar HCl in a rigid adiabatic container, temperature of the solution increases by T1 degree centigrade। ठीक है, एडियाबैटिक कंटेनर दे रखा है, मतलब हीट पास नहीं हो सकता। तो इस कंटेनर के अंदर जो आप रिएक्शन करोगे, एसिड बेस का रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है। 1 मोल एसिड बेस का जब रिएक्शन किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मीन्स 1 मोल H+ एंड 1 मोल OH-, तो वाटर बनेगा 1 मोल। और इस केस में जो एंथैल्पी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, विच इज़ क्लोज टू 57.23 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से आता है। तो ये तो एक वैल्यू है, उस वैल्यू को तो बेसिकली आप याद मत रखो। आपको केवल यहाँ पे 2 सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन में एसिड और बेस का सर्टेन अमाउंट है, दोनों की रिएक्शन करने से कुछ एनर्जी रिलीज होगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज होगा क्या करेगा? पूरे सॉल्यूशन के टेम्परेचर को रेस करेगा। लेट अस से कि T1 टेम्परेचर से रेस करता है। कितना टेम्परेचर से रेस करेगा? इसके लिए इक्वेशन क्या बन सकती है? दैट हीट रिलीज्ड दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हीट कैपेसिटी मान लेते हैं C, और सॉल्यूशन में जो अपने पास टोटल मास है वो आपको दे ही रखा है। जैसे कि 200 ml है, तो टोटल मिला के 400 ml हो गया। सॉल्यूशन को आप कम्प्लीटली वाटर ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें HCl या NaOH तो बहुत ही कम मिक्स होता है। तो 400 ग्राम वाटर आप ट्रीट कर सकते हो। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको भी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू ट्रीट कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब विच इज़ इक्वल टू हीट गिवन। तो यहाँ से केवल आपको अंदाज़ा लगाना है कि 2 सिचुएशन में कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा रेज हो जाएगा। तो पहली सिचुएशन अपने पास क्या है? 0.2 मोलर KOH 100 ml है और 0.2 मोलर HCl, और ये भी 100 ml है।
तो ये कितना हो गया बेटा 0.2 इंटू 0.1, 0.02 OH माइनस हो गया और ये 0.02 H प्लस हो गया मोल। तो कितना हीट रिलीज होगा? लेट अस से कि 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस के कंबाइन होने से जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हीट जो रिलीज होता है दैट इज x मोल पर जूल, सॉरी x जूल पर मोल या x किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे कितना हीट रिलीज होगा? ओनली 0.02 टाइम्स, बिकॉज 0.02 टाइम्स इज H प्लस और OH माइनस इज टेकन। इतना हीट रिलीज होगा। ये हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये कंप्लीट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास कितना हो गया? 200 ml विच इज 200 ग्राम। लेट अस से कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन है C और डेल्टा T, टेम्परेचर यहाँ पे कितना रेज हो जाएगा इसका? डेल्टा T, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, जितना भी टेम्परेचर रेज हुआ उसको आप ऐसा करो T1 से इंडिकेट कर दो। T1 इज द डिफरेंस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बना है। सेकंड में क्या करना है? 300 ml 0.1 मोलर KOH है और 300 ml 0.1 मोलर HCl है। तो ये कितना हो गया बेटा? 0.03 मोल OH माइनस प्लस 0.03 मोल H प्लस। न्यूट्रलाइजेशन होगा तो कितना हीट यहाँ पर रिलीज होगा? 0.03 मोल मल्टीप्लाइड बाय x किलो जूल पर मोल। x किलो जूल पर मोल इज द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, reacts with 1 mole of a strong base which is what? H plus and OH minus। तो फिलहाल अपने पास 1 मोल तो नहीं है, 0.03 मोल है। इतना हीट रिलीज होगा। अब ये हीट रिलीज कौन करेगा? ये सॉल्यूशन करेगा। और इस सॉल्यूशन का क्या मास है? सॉल्यूशन बेसिकली प्योर वाटर ही ट्रीट कर रहे हैं। तो 600 ml मतलब कि 600 ग्राम हो गया, हीट कैपेसिटी C हो गया। और लेट अस से कि T2 टेम्परेचर से यहाँ पे हीट इंक्रीज हो जाता है तो mCdt इज द हीट एब्जॉर्ब्ड व्हिच इज इक्वल टू दिस मच। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 200 डिवाइडेड बाई 600, तो 2/6। C से C कैंसिल आउट हो गया, T1 और T2। और इधर कितना हो जाएगा बेटा? ऊपर कितना अपने पास? 0.02 डिवाइडेड बाई 0.03, 2/3। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2T2। तो साफ साफ यहाँ से नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर रेज होगा दैट इज T1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस T1 डिग्री सेंटीग्रेड इज एग्जैक्टली 2 टाइम्स द टेम्परेचर रेज्ड इन सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो टेम्परेचर रेज्ड इन सेकंड एक्सपेरिमेंट T2 है तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे डबल रेज होने वाला है। यहाँ पर हीट ज़्यादा रिलीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस एंड OH माइनस ये ज़्यादा है। यहाँ पर हीट कम रिलीज हो रहा है, हीट कम रिलीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा रेज होगा क्योंकि सैंपल छोटा है। सैंपल केवल 200 ग्राम का है, सैंपल यहाँ पे 600 ग्राम का हो गया। तो 600 ग्राम का सैंपल है, ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर यहाँ पे फिर भी कम रेज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रेज होगा। तो T1 विल बी हायर इन कंपेरिजन टू T2। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। At a certain temperature T, if conductivity of pure water is this much, calculate pH of the water at given temperature। वाटर का कंडक्टिविटी आपको दे रखा है। वाटर किससे मिलके बनता है? H प्लस और OH माइनस से। तो वाटर की जो भी कंडक्टिविटी है उसको क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एंड कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। इस तरीके से हम बोल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस और OH माइनस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। तो H प्लस और OH माइनस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी मिलाएंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर का मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? वाटर को अज्यूम कर लो कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता ही है वैसे भी, वाटर बहुत कम डिसोशिएट होता है अपने आप से। तो वाटर का एक तरीके से आपको 2 टाइप का कंडक्टिविटी दे रखा है, एक तो पर्टिकुलर सिचुएशन में कंडक्टिविटी दे रखा है और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी दे रखा है। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन C पे जो कंडक्टिविटी है उसमें अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टिविटी का डिवाइड आप कर देते हो तो उससे क्या आता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है। और वाटर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक बार पता चल गई तो जब वाटर सेल्फ डिसोशिएट होगा तो H प्लस और OH माइनस कितना बनेगा ये पता चल जाएगा, और H प्लस जितना बनेगा उसके रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? pH आ जाएगा। तो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज 5.5 इंटू 10⁻⁻7 पर ओम पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर ऐसा दे रखा है।
और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस एट इनफाइनाइट इज गिवन एज 350 to 100 सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। H प्लस और OH माइनस के लिए n फैक्टर 1 होता है, तो पर इक्विवेलेंट को पर मोल भी लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर का कंडक्टिविटी कितना होगा? वाटर इज H प्लस एंड OH माइनस, 1 H प्लस एंड 1 OH माइनस। कितना हो जाएगा बेटा? 550 सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और वाटर का एक्चुअली में आपको कंडक्टिविटी दे रखा है, कंडक्टिविटी से क्या निकालना पड़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C। प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 55.55 मोलर, निकाल के देख लेना, यही आता है। तो कॉन्सेंट्रेशन C पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी अपने पास है। कॉन्सेंट्रेशन C पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी का डिवाइड करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन करने के बाद H प्लस के जो मोल है या H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाल लेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट कॉन्सेंट्रेशन C जो भी है प्योर वाटर की, क्या आएगी बेटा? कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। तो कंडक्टिविटी है 5.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलैरिटी होती है 55.55। तो ये कितना हो गया बेटा? 10 टाइम्स 10⁻⁻5 हो गया बेटा। कितना हो जाएगा? सीमेंस पर सेंटीमीटर पर मोल। अल्फा कितना हो जाएगा? लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई ये कितना है बेटा? 550। अल्फा आ गया। H2O डिसोशिएट होगा H प्लस OH माइनस में से, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C में से जाएगा C अल्फा। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितनी है? C अल्फा। प्योर वाटर का C कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 55.55 इंटू अल्फा आपने अभी निकाला है 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 550। तो ये कितना हो गया? 10 टाइम्स। ये कितना हो गया? 10⁻⁻6। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा 10⁻⁻6 मोलर। कैलकुलेट कर लो यहाँ से माइनस log ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू pH विच इज इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 27 में वाटर का इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो pH है वो कितना आ जाएगा? 6। तो वाटर का pH अगर 6 आ रहा है तो क्या लग रहा है आपको? वाटर का pH अगर 6 आ रहा है और वाटर ही दे रखा था प्योर वाटर का pH अगर 6 आ रहा है, जबकि वाटर का pH तो बेटा 7 आता है जब प्योर वाटर होता है। तो 7 कब आता है बेटा? 7 तब आता है जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, जब Kw ऑफ वाटर 10⁻⁻14 होता है, तब H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आती है 10⁻⁻7 और pH या pOH आता है 7 और 7। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा तो Kw ज़्यादा, और Kw ज़्यादा है तो इंडिविजुअली H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो दोनों का pH क्या आएगा? ज़्यादा। तो pH प्योर वाटर का अगर 6 है तो pOH भी कितना होगा? 6, और यहाँ पे pH प्लस pOH कितना आ जाएगा? एक तरीके से 12। तो ये सब तो एक्स्ट्रा वैसे ही बता रहे हैं। इस सिचुएशन में प्योर वाटर का pH कितना आ गया? 6। कैसे कैलकुलेट किया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू साइक्लोप्रोपीन। थर्मोकेमिस्ट्री। साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? C3H6 और प्रोपीन क्या होता है? C3H6। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसे एज अ रिएक्शन ट्रीट कर लो, और रिएक्शन का बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है कि एंथैल्पी चेंज कितना हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है अपने पास? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं 6 और कार्बन कार्बन के बॉन्ड है 3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 6। एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन मतलब कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। डेटा आपको बॉन्ड एनर्जी के टर्म में दे रखा है, तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ऐसा आता है। रिएक्टेंट में अपने पास क्या है? 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने हैं। प्रोडक्ट में क्या करना है? 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं
1 कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, कट गया, ये 2 हो गया, तो 2 कार्बन कार्बन माइनस 1 कार्बन कार्बन। कितना इजी सा सवाल है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बेटा 110, तो 2 कितना हो गया 220, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 150, 220 माइनस 150 70 किलो जूल पर मोल इज योर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू साइक्लोप्रोपेन इज इक्वल टू 70 किलो जूल पर मोल। ये अपने पास एंथैल्पी चेंज आ गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन। सरफेस केमिस्ट्री है, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ो। ब्राउनियन मूवमेंट शोन बाय कोलोइडल सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल गलत है बेटा। जो कोलोइडल पार्टिकल का जिगजैग मैनर में मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। पार्टिकल की साइज अगर बड़ी होगी तो मोशन क्या होगा, कम होगा। पार्टिकल साइज पे ब्राउनियन मोशन डिपेंड करता है। क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल गलत। ये कोई मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है जिसमें मिसल फॉर्मेशन होता है। ये एक तरीके से एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है जिसके ऊपर मिसल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिसके ऊपर मिसल फॉर्मेशन होता है। तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली है मिनिमम टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि इतना कॉन्सेंट्रेशन हो तब जाके मिसल बनना स्टार्ट होगा, और इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो मिसल तब भी बनेगा। कम पे नहीं बनेगा, ज़्यादा पे बनेगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लायोफिलिक सोल्स आर इरिवर्सिबल इन नेचर। बिल्कुल गलत है। लायोफिलिक मतलब कि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं, ये जो सॉल है ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, इरिवर्सिबल नहीं होते। फोर्थ पे आ जाते हैं। अब तो फोर्थ ही सही है। चार्ज ऑन कोगुलेटिंग आयन इन्फ्लुएंसेस कोगुलेशन। एकदम सही है बेटा। कोगुलेटिंग आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा कोगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। कोगुलेटिंग पावर अगर ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट आपको कम रिक्वायर्ड होगा। कम अमाउंट में ही वो किसी भी पर्टिकुलर सॉल को ज़्यादा कोगुलेट कर सकता है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयंस के ऊपर, कोगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी और कोगुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये कौन सा रूल है, हार्डी-शर्ट्ज़ रूल। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, a gaseous mixture of helium and oxygen is found to have a density of 0.5 gram per decimeter cube। मतलब 0.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 0.5 ग्राम पर लीटर। हीलियम और ऑक्सीजन गैस का एक मिक्सचर है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है। गैस और गैस का डेंसिटी आपको दे रखा है। सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि आइडियल गैस का जो मिक्सचर है PM = DRT। ये इक्वेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। अगला स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एट 300 केल्विन। कितना आसान सा क्वेश्चन। हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है तो बेटा एवरेज मॉलिक्यूलर मास ही आ सकता है। हीलियम का मोलर मास होता है 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है 32, लेकिन यहाँ पे तो मिक्सचर है तो इन दोनों का जो एवरेज मोलर मास है वो बेसिकली 4 और 32 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। PM = DRT। मिक्सचर है तो M एवरेज आ जाएगा। प्रेशर आपको 1 atm दे रखा है। M एवरेज डेंसिटी कितना है 0.5 ग्राम पर लीटर। ATM लीटर पर मोल पर केल्विन इंटू 300 केल्विन। तो ग्राम पर मोल बचा बेसिकली, और मोलर जो मास है वो ग्राम पर मोल में ही आता है। कितना आएगा बेटा, 0.082 मल्टीप्लाइड बाई 300, ये कितना होता है 24.6 होता है। ये कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये आता है ना 22.4 लीटर आता है, और यहाँ अगर मल्टीप्लाइड बाई 300 है तो ये 24.6 आता है। 24.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 तो ये कितना हो जाएगा 12.3। तो 12.3 ग्राम पर मोल इज द एवरेज मोलर मास ऑफ हीलियम गैस एंड ऑक्सीजन गैस एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। The moles of Ag+ that must be added to decrease the concentration of Cl- from 4 into 10⁻⁻5 molar to 10⁻⁻5 molar in 100 ml solution if Ksp of AgCl is 10⁻⁻10 molar square at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या बोल रहा है कि कोई अपने पास एक सॉल्यूशन है जिसमें Cl- का कोई कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस Cl- की कॉन्सेंट्रेशन को आप कम करना चाहते हो।
तो कम कैसे कर सकते हैं कि Cl माइनस को कंज्यूम कर लो। तो Cl माइनस को कंज्यूम करने के लिए क्या करता है, Ag प्लस इंसर्ट करता है। Ag प्लस Cl माइनस को खा के AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो सॉल्यूशन में Ag प्लस की जो Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई। तो कितना कम करना है इसने ऑलरेडी डिसाइडेड है, और इतना Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हाउ मेनी मोल ऑफ Ag प्लस विल बी रिक्वायर्ड, दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं एक बार लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। क्लोरीन माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है 4 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, सॉल्यूशन है 100 ml, और ये घटा के कितनी करनी है बेटा 10⁻⁻5 मोलर। तो क्या इंसर्ट करना है बेटा Ag प्लस, और AgCl का जो Ksp है ये 10⁻10 आपको दे रखा है। Ag प्लस को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो Cl माइनस को कंज्यूम करेगा, और फाइनली Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये होनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे Ag प्लस इंसर्ट किया, तो Ag प्लस में जो इंसर्ट करूँगा उतना तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके अलावा क्या होगा कि ये Ag प्लस जब Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, तो AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये सॉल्ट भी तो डिसोशिएट होकर वापस से बहुत कम Ag प्लस तो दे ही सकता है। तो फाइनल सॉल्यूशन में अपने पास Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो होगी, और कितना हम मिक्स कर सकते हैं। तो टोटल आप जितना भी मिक्स कर रहे हो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली सॉल्यूशन में जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको माइनस करना पड़ेगा। उतना आप Ag प्लस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सॉरी उसको माइनस नहीं करना पड़ेगा, उतना प्लस करना पड़ेगा। फाइनली सॉल्यूशन में Ag प्लस का जितना कॉन्सेंट्रेशन है और जितना आपने यहाँ पे मोल मिक्स किया है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा कि Ag प्लस इस सॉल्यूशन में कितना हो सकता है। तो एक बार शुरुआत करते हैं, अपने आप ही आ जाएगा। सॉल्यूशन में Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो Ag प्लस की क्या हो सकती है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आ सकता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻5 मोलर, तो इसकी क्या मान लेता हूँ x, तो x⁻1 इंटू 10⁻⁻5 मोलर (1 विच इज इक्वल टू Ksp। तो x मतलब कि Ag प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइनली यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻5 मोलर होना चाहिए। 10⁻⁻5 मोलर होना चाहिए, तो इतना Ag प्लस तो यहाँ पे प्रेजेंट है। और कुछ Ag प्लस जो आपने मिक्स किया उसने Cl माइनस को कंज्यूम किया, तो Cl माइनस कितना कंज्यूम हुआ उतना Ag प्लस भी वहाँ पे आपने दिया होगा। तो जो Ag प्लस अपन ने दिया है Cl माइनस को कंज्यूम करने के लिए, और जो Ag प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों का सम करने से टोटल Ag प्लस आ जाएगा जो कि कंटेनर में हमने इंसर्ट किया था। बताइए Cl माइनस को कंज्यूम करने के लिए Ag प्लस की क्या रिक्वायरमेंट है, तो 1 को कंज्यूम करने के लिए 1 चाहिए। Cl माइनस बेसिकली अपने पास क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻5 मोलर है, और 10⁻⁻5 मोलर लास्ट में लेफ्ट होना चाहिए। तो इनिशियल माइनस फाइनल, टोटल 3 इंटू 10⁻⁻5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का कम हुआ है। 3 इंटू 10⁻⁻5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का कम हुआ है। अब ये तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोल निकालो, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 0.1 लीटर। तो 3 इंटू 10⁻⁻6 मोल Cl माइनस कंज्यूम करना है, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 मोल Ag प्लस ऐड करना है। इतना तो ऐड करना ही है, उसके अलावा और भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस Ksp या AgCl के डिसोसिएशन से भी प्रेजेंट रहेंगे। तो कितने प्रेजेंट रहेंगे बेटा, 10⁻⁵ मोलर प्रेजेंट रहेंगे। मोल कितने प्रेजेंट रहेंगे, 0.1 लीटर। 10⁻⁻6 मोल Ag प्लस प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन में। तो 10⁻⁻6 मोल तो प्रेजेंट रहेंगे, और 3 इंटू 10⁻⁻6 मोल आपको डालने पड़ेंगे Cl माइनस को कंज्यूम करने के लिए। तो टोटल कितने इंसर्ट करने पड़ेंगे, 3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻6, टोटल कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6 मोल ऑफ Ag प्लस that should be inserted in this 100 ml Cl minus solution। तो अगर आप इसको इंसर्ट करते हो तो सम Cl माइनस विल बी कंज्यूम्ड,
and some Cl minus will be left, and along with that Cl minus some Ag plus will also be left due to self dissociation of AgCl in water. तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा अपने पास 4 into 10 raised to power minus 6 mole of Ag plus should be added in this 100 ml solution.